नमः संस्कृताय। आप सबका स्वागत है संस्कृत दर्शन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाली सभी संधियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अनुस्वार विसर्ग हमेशा स्वरों के बाद ही लगता है, व्यंजन के बाद कभी भी अनुस्वार या विसर्ग नहीं लगता है। जैसे हरि, हरि में देखेंगे आप छोटा ई है और उसके बाद ही विसर्ग लगा हुआ है। गुरु में भी बड़ा ऊ है और उसके बाद विसर्ग लगा हुआ है। पीतू में छोटा ऊ है, उसके बाद ही विसर्ग लगा हुआ है। तो हमेशा याद रखना, जो अनुस्वार और जो विसर्ग है वो हमेशा स्वर वर्ण के बाद ही लगता है, व्यंजन वर्णों के बाद कभी भी नहीं लगता है। विसर्ग हमें 3 रूपों में मिलता है, या विसर्ग के रूप में, या सौ या र के रूप में देखने को मिलता है। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाली जो पहली संधि है वो है सत्वा संधि। सत्वा संधि करने वाला सूत्र है विसर्जनीयस्य स। विसर्जनीयस्य स सूत्र बोलता है खर प्रत्याहार के परे होने पर विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है। खर प्रत्याहार में ख फ छ ठ त च ट त व कपय शशसर, अर्थात खर प्रत्याहार में वर्गों का पहला, दूसरा अक्षर तथा श श स वर्ण आते हैं। इसमें आप देखेंगे वर्गों का पहला अक्षर च ट त क प, और दूसरा देखेंगे ख फ छ ठ थ और श श स वर्ण आए हैं। और जो इसमें अंतिम जो वर्ण है इनको हम नहीं गिनते हैं, क्योंकि इनकी संज्ञा हुई होती है, इसीलिए जो पहले वाले वर्ण हैं इनको ही हम गिनते हैं। तो विसर्जनीय से सूत्र बोलता है यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग को श आदेश होता है, अर्थात यदि विसर्ग के बाद उत्तर पद का आदि वर्ण च या छ हो तो क्या होगा, विसर्ग को श आदेश होगा। यदि विसर्ग के बाद ट ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर श आदेश होगा। यदि विसर्ग के बाद त थ हो तो स आदेश होगा। यदि विसर्ग के बाद श श स हो तो विसर्ग को विकल्प से श के स्थान पर श आदेश ही होगा। श षटकोण वाले के स्थान पर षटकोण ही आदेश होगा और स के स्थान पर स ही आदेश होगा बाशी सूत्र के द्वारा। तो अब हम सत्वा संधि को कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे मनः प्लस तापः, तो इसमें विसर्ग के बाद त है, तो विसर्जनीय से सूत्र बोलता है विसर्ग के बाद अगर त है तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, स आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स आदेश कर दिया तो बन गया मनस्तापा। तो दूसरा देखेंगे रामः प्लस टिकते, इसमें विसर्ग के बाद ट है। अगर विसर्जनीय से सूत्र बोलता है ट या ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर श आदेश होगा। तो यहाँ पर हमने विसर्जनीय से सूत्र से क्या कर दिया, विसर्ग के स्थान पर श आदेश कर दिया, बन गया रामश टिकते। नी प्लस संदेह, तो इसमें विसर्ग के बाद स है तो विसर्जनीय से सूत्र बोलता है अगर विसर्ग के बाद स है तो उस विसर्ग को भी स ही आदेश हो जाएगा। विसर्जनीय से सूत्र से बन गया निसंदेह। दे प्लस शटा, तो इसमें विसर्ग के बाद क्या है, श षटकोण है, तो विसर्जनीय से सूत्र बोलता है कि श के अगर विसर्ग के बाद श हो तो श के स्थान पर श, विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो जाएगा, बन गया देव षष्ठा। दु प्लस शासनम, इसमें क्या है, विसर्ग के बाद श है तो श के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर श ही आदेश हो जाएगा, तो बन गया दुशासनम। नमः प्लस ते, तो विसर्ग के बाद त है तो अगर परे त हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स आदेश हो जाता है। किससे, विसर्जनीय से सूत्र से। विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाली जो दूसरी संधि है वो है रुत्वा संधि। रुत्वा संधि करने वाला सूत्र है स सजुषोरु। स सजुषोरु सूत्र बोलता है पदांत स और सजुष के श के स्थान पर रु आदेश होता है। पर ध्यान रहे, जो स है वो पद के अंत वाला ही होना चाहिए और सजुष का ही श होना चाहिए, तभी उस स और श के स्थान पर रु आदेश होगा, अन्यथा नहीं। जैसे
हम कुछ अब एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कविस प्लस अयम। कविस, कविस में जो सौ है वो पद के अंत वाला है, इसीलिए स सजुषो रु सूत्र से सौ के स्थान पर क्या हो गया, रु आदेश बन गया कवि रु प्लस अयम, और रु का शेष रह गया र, बना कवि र प्लस अयम, बना कवि रयम। फिर आगे देखेंगे निस प्लस दय। तो जो निस में जो सौ है वो पद के अंत वाला है, इसीलिए स सजुषो रु सूत्र से सौ के स्थान पर हमने कर दिया रु, रु का रह गया र, बन गया निर प्लस दय, बन गया निर्दय। और प्रातस प्लस अहम, तो इसमें प्रातस में जो सौ है वो भी पद के अंत वाला है, इसीलिए इसमें सौ के स्थान पर रु आदेश हो गया और रु का रह गया र, बन गया प्रातर प्लस अहम, प्रातरहम। और हरेश प्लस जन्म, इसमें जो हरेश में जो सौ है वो भी पद के अंत वाला है और इसीलिए इस सौ के स्थान पर रु कर दिया, रु का शेष रह गया र, बन गया हरेर जन्म। विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाली जो तीसरी संधि है वो है उत्वा संधि। उत्वा संधि करने वाला सूत्र है अतोरोर पलुताद पलुते, और एक दूसरा भी सूत्र है हशीच। तो सबसे पहले हम देखेंगे अतोरोर पलुताद पलुते। अतोरोर पलुताद पलुते सूत्र बोलता है पूर्व में अपलुत ह्रस्व अ हो और परे भी अपलुत ह्रस्व अकार हो, बीच में रेफ हो, रेफ के स्थान पर उकार हो जाएगा। अर्थात क्या बोलता है कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो भी ह्रस्व अ होना चाहिए और जो उत्तर पद का जो आदि वर्ण है वो भी ह्रस्व अकार होना चाहिए, और उसके बीच में जो र है, र के स्थान पर क्या हो जाएगा, उकार आदेश हो जाएगा अतोरोर पलुताद पलुते से। तो अब हम अतोरोर पलुताद पलुते सूत्र को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, जैसे शिबस प्लस अर्चय। जो शिवस में जो सौ है, सौ क्या है, पद के, जो शिबस में सौ है वो पद के अंत वाला है और परे क्या है, ह्रस्व अकार है। तो इसमें जो शिवस का सौ है उसको हम रू कर देंगे किस सूत्र से, स सजुषो रू से। तो स सजुषो रू हमने अभी अभी देखा क्या बोलता है कि पद के अंत में अगर सौ हो तो उसके स्थान पर रू आदेश हो जाएगा। तो ये जो शिवस में सौ है वो भी पद के अंत वाला है, इसलिए हमने सौ को क्या कर दिया, रू आदेश कर दिया। और रू का रह गया र, बन गया शिप र प्लस अर्चय। और जो अब बोलता है अतोरोर पलुताद पलुते सूत्र क्या बोलता है कि इसमें पूर्व में भी अपलुत ह्रस्व अ होना चाहिए और उत्तर पद का जो आदि वर्ण है वो भी अपलुत ह्रस्व अकार ही होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे शिव में जो शिव का जो अंतिम वर्ण है वो भी क्या है, ह्रस्व, उसमें अ है, और जो उत्तर पद का आदि वर्ण है उसमें भी ह्रस्व अ है। तो उस र के स्थान पर अतोरोर पलुताद पलुते सूत्र से क्या कर दिया, र को उ कर दिया, बन गया शिव उ प्लस अर्चय। और अ प्लस उ को हो गया गुण आद गुना सूत्र से, बन गया शिवो प्लस अर्चय। और एंगा पदांताद्वती सूत्र से कर दिया पूर्वरू, बन गया शिवो अर्चय। अब हम उत्वा संधि करने वाला दूसरा सूत्र देखेंगे हशीच। हशीच सूत्र बोलता है यदि रू के पूर्व ह्रस्व अ हो और बाद में हश प्रत्याहार के वर्ण आए तो रू के स्थान पर उ हो जाता है, फिर अ धन उ में गुण संधि हो जाती है। हश प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण तथा य व र ल ह वर्ण आते हैं, जैसे कि शिवस प्लस बंध्या। तो शिवस में जो सौ है वो पद के अंत वाला है, तो यहाँ पर हमने स सजुषो रू से सौ के स्थान पर रू कर दिया, रू का शेष रह गया र के स्थान पर कर दिया हशी च सूत्र से उ, धन उ को हो गया ओ गुण, बन गया शिवो बंध्या। तो अगर एग्जाम में आएगा शिवो बंध्या किस संधि का उदाहरण है तो वहाँ पे से टिक कर देना उत्वा संधि का। तो आगे देखेंगे हम आगे वाला उदाहरण रामस प्लस नमति। इसमें भी क्या है, सौ क्या है, पद के अंत वाला है, सौ के स्थान पर कर दिया रू, रू का रह गया र को कर दिया हमने हशी च सूत्र से उ, अ धन उ को हो गया ओ गुण, बन गया रामो नमति। सरस प्लस बर में भी सरस में जो सौ है, सौ क्या है, पद के अंत में है और पद के अंत में है तो सौ सजुषो रू से कर दिया हमने रू, रू का रह गया र को कर दिया हमने हशी च सूत्र से उ,
अ धन उ को हो गया ओ गुण, आदि गुना सूत्र से बन गया सरोवर। तो फिर रामो, रामो हस्ती में भी ऐसा है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रामस धन हस्ती, तो इसमें भी हमने क्या कर देना, सौ को रू कर देना, रू का रह जाएगा र को कर देना हमने हसी च सूत्र से उ अधन उ को हो गया ओ गुण, बन गया रामो हस्ती। मरीगस प्लस दहावती में भी ऐसा करेंगे, सौ को कर देंगे रू का रह जाएगा र को कर देंगे हम हसी च सूत्र से उ, अधन उ को हो जाएगा ओ गुण, बन गया मृगो धावती। विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाली जो चौथी संधि है वो है रौलोप संधि। रौलोप संधि करने वाले हैं दो सूत्र, पहला है रोरी और दूसरा है ढौलोपे पूर्वस्या दीर्घो अणा। तो पहले हम रोरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। रोरी सूत्र बोलता है रौ के बाद रौ आए तो पूर्व रौ का लोप हो जाता है, अर्थात जो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो भी रौ होना चाहिए और उत्तर पद का जो आदि वर्ण है वो भी रौ होना चाहिए, और जो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण र है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा रोरी सूत्र के द्वारा। अब हम रोरी सूत्र को कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, जैसे बालकास प्लस रमन्ते। बालकास क्या है, स है। बालकास में जो अंतिम वर्ण है वो पदांत स है, यानी कि पद के अंत वाला है। तो हमने स सजुषो रू सूत्र पढ़ा हुआ है, उससे हमने क्या कर दिया, स के स्थान पर रू कर दिया, रू का रह गया र। तो यहाँ देखेंगे बालिका र प्लस रमन्ते। तो रोरी सूत्र क्या बोलता है कि पूर्व पद का अगर अंतिम वर्ण र है और उत्तर पद का आदि वर्ण भी र है तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण र है उसका लोप हो जाता है। तो हमने यहाँ पर रोरी सूत्र से क्या कर दिया, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण र है उसका लोप कर दिया। तो स्थिति क्या होगी, बालिका रमन्ते। तो गोस प्लस रंभते। तो गोस में जो स है वो क्या है, पद के अंत में है, और इसमें स सजुषो रू से क्या कर दिया, स को रू कर दिया, रू का रह गया र। तो रोरी सूत्र से क्या कर दिया हमने, पूर्व र का लोप कर दिया, बन गया गौ प्लस रंभते। दूसरा जो रौलोप संधि करने वाला सूत्र है वो है ढौलोपे पूर्वस्या दीर्घो अणा। ढौलोपे पूर्वस्या दीर्घो अणा सूत्र बोलता है ढ या र का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती अण अ ई उ को दीर्घ हो जाता है, अर्थात अ को आ दीर्घ होगा, ई को ई दीर्घ होगा, उ को उ दीर्घ होगा। लीढ़धन ढ। लीढ़ में जो अंतिम वर्ण यानी कि ढ है उसका ढौलोपे पूर्वस्या दीर्घो अणा सूत्र से लोप हो गया, और इसमें जो पूर्ववर्ती अण यानी कि ई है उसको ढौलोपे पूर्वस्या दीर्घो अणा सूत्र से ही दीर्घ हो गया, बन गया लीढ़। पुनर्धन रमते। पुनर में जो अंतिम वर्ण र है, र का भी ढौलोपे पूर्वस्या दीर्घो अणा सूत्र से लोप हो गया, और इसमें जो पूर्ववर्ती अण है उसको दीर्घ हो गया, ढौलोपे पूर्वस्या दीर्घो अणा सूत्र से बन गया पुनः रमते। और फिर आया निर्धन रोगा। तो निर में जो अंतिम वर्ण यानी कि र है उसका ढौलोपे पूर्वस्या दीर्घो अणा सूत्र से लोप हो गया और पूर्ववर्ती अण को दीर्घ हो गया, बन गया निरोगा। निर्धन रसा। तो निर में जो अंतिम वर्ण र है उसका भी ढौलोपा पूर्वस्या दीर्घो अणा सूत्र से लोप हो गया और पूर्ववर्ती जो अण यानी कि ई है उसको दीर्घ हो गया, बन गया नीरसा। और अंतर धनराष्ट्रीय, इसमें जो अंतिम वर्ण है अंतर में र है उसका ढौलोपे पूर्वस्या दीर्घो अणा सूत्र से लोप हो गया, और इसमें जो पूर्ववर्ती अण है यानी कि अ है उसको दीर्घ हो गया, बन गया अंतर्राष्ट्रीय। विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाली जो पांचवी संधि है वो है रेप संधि। रेप को विसर्ग संधि करने वाला सूत्र है खर वसान्यो विसर्जनीयस्या। खर प्रत्याहार में ख फ छ ठ त च ट त व क प श सर, अर्थात खर प्रत्याहार में वर्गों का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण तथा श श स आते हैं। इस सूत्र से र को विसर्ग तभी होगा यदि परे खर प्रत्याहार हो या अवसान हो, अवसान यानी कि खाली हो, कुछ भी ना हो, यानी कि जो पूर्व पद में जो अंतिम वर्ण है वो र ही होना चाहिए और उत्तर पद का जो आदि वर्ण है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आना चाहिए, तभी
यहाँ पर क्या होगा, र के स्थान पर विसर्ग होगा। जैसे पुनर है ना, पुनर से परे कुछ भी नहीं है, यानी कि अवसान है। तो पुनर में जो अंतिम जो वर्ण है वो र है, र को विसर्ग हो गया खरवसाने विसर्जनीयस्य सूत्र से। और शनेर में आप देखेंगे इसमें भी र से परे अवसाने कुछ भी नहीं है, तो इसको भी विसर्ग हो गया ऊंचाई, इसमें भी र को विसर्ग हुआ है। शिष्यर, इसमें भी र को विसर्ग हो गया। फिर आया रामस करोति, रामस में देखेंगे अंतिम जो वर्ण है सौ को हो गया सजु शोरू से, रू का रह गया र को हो गया खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग, क्योंकि परे खर प्रत्याहार यानी कि उत्तर पद का जो आदि वर्ण है वो क है, जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो बन गया रामः करोति वृक्षस फलति। वृक्षस में भी आप देखेंगे, वृक्षस में जो अंतिम वर्ण है वो सौ है, सौ को सजु शोरू से कर दिया, रू का रह गया र के स्थान पर हो गया खरवसाने विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग, क्योंकि परे उत्तर पद का जो आदि वर्ण है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला है, इसीलिए र को विसर्ग हो गया खरवसाने विसर्जनीय सूत्र से, बन गया वृक्ष फलति। तो इस प्रकार आज हमने विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाली सभी संधियों के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।